कहानी की शुरुआत में हम हेनरी पापिलोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे फ्रांस का हर एक शहरी जानता है और लोगों की नजरों में वो एक सीधा सादा शरीफ इंसान समझा जाता है। लेकिन पापिलोन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही शातिर चोर है जो आज भी वो एक बहुत ही अमीर आदमी के घर में घुसकर उसके तिजोरी से करोड़ों के हीरे चुरा लेता है। हीरे चुराने के बाद वो जल्दी से खिड़की से नीचे आता है और सीधा एक क्लब में पहुंचता है जहां पापिलोन का बॉस उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल पापिलोन चोरी अकेले नहीं करता था, बल्कि इस चोरी के काम में उसका बॉस इसकी मदद किया करता था, क्योंकि पापिलोन चोरी करते हुए जब पकड़ा जाता तब उसका बॉस इसे पुलिस से छुड़ा लेता। इसीलिए पापिलोन चुराए गए हीरों में से आधा हिस्सा अपने बॉस को देने जाता है। लेकिन पापिलोन जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका बॉस एक आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। इसके बाद बॉस पापिलोन के पास आता है और वो उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए पापिलोन से कहता है कि जो भी मुझे धोखा देगा उसका यही हाल होगा। दरअसल जिस आदमी की पिटाई हो रही थी उसने चुराए गए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख दिए थे, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही थी। इसके बाद बॉस पापिलोन से कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। तब पापिलोन चुराए गए हीरे उसके सामने रख देता है। चमचमाते हीरे देखकर बॉस पापिलोन से काफी खुश होता है और मजाक में बॉस पापिलोन से कहता है कि क्या तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा तो छुपा कर नहीं रखा। जिस पर पापिलोन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैंने अपने लिए बड़े वाले हीरे अपने पास रख लिए हैं। यह सुनकर उसका बॉस भी हंसने लगता है और पापिलोन से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद पापिलोन क्लब से निकलकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम नेनेट है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पापिलोन चुराया गया एक हीरे का नेकलेस नेनेट को देता है। साथ ही वो कुछ हीरे भी नेनेट के हाथ में थमा देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पापिलोन ने चुराए गए हीरों में से सारे हीरे अपने बॉस को नहीं दिए, बल्कि उसने अपने पास कुछ हीरे छुपा कर रख दिए थे। अब यहाँ हम देखते हैं एक आदमी छुप कर इन पर नजर रख रहा था, जो कि असल में बॉस ने इस आदमी को पापिलोन का पीछा करने को कहा था। और यहाँ उस आदमी को पता चल जाता है कि पापिलोन ने बॉस को धोखा देकर अपने पास कुछ हीरे छुपा कर रख दिए थे। लेकिन पापिलोन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने घर चले आते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो नेनेट पापिलोन से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे गांव जाना है जहां हम दोनों एक सुकून भरी जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर पापिलोन नेनेट से कहता है कि गांव में कुछ भी नहीं है। मैंने कल रात जितने पैसे कमाए हैं गांव के लोग एक साल में भी उतना पैसा नहीं कमा सकते। ये सुनकर नेनेट नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ है। तब पापिलोन उसे राजी करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो। 6 महीनों में मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मुझे दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम दोनों गांव में एक सुकून भरी जिंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन ये सब कहते हुए पापिलोन को कुछ पता नहीं था कि कुछ देर बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर मकान मालिक नॉक करता है। पापिलोन को लगा कि शायद मकान मालिक घर का किराया लेने आया है, इसलिए वो दरवाजा खोलने जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं और वो पापिलोन को किसी के खून के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल इन पुलिस वालों को पापिलोन के बॉस ने यहाँ भेजा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पापिलोन ने उसे धोखा दिया है। यहाँ पापिलोन पुलिस से कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते और सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन नेनेट पापिलोन से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ नेनेट पापिलोन को बताती है कि तुम्हें एक आदमी के खून के इल्जाम में उम्र भर कैद हुई है। और यहाँ पापिलोन को पता चलता है कि उस रात उसका बॉस जिस आदमी की पिटाई कर रहा था उसे उन लोगों ने पीट पीट कर मार डाला और उसका इल्जाम पापिलोन पर लगा दिया। नेनेट उससे कहती है कि परेशान मत हो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें जल्द ही छुड़ा लूंगी। लेकिन पापिलोन कहता है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे फंसाया गया है। तुम चाहे जितनी बार भी मेरे लिए कोर्ट में केस लड़ो, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे जेल में रखने के लिए मेरे बॉस ने पुलिस को पैसे दे दिए हैं। इसलिए मुझे यहाँ से कोई भी कानून छुड़वा नहीं सकता और अब मुझे खुद ही जेल से भागना पड़ेगा। वो नेनेट से कहता है कि जेल से भागने के बाद मैं सबसे पहले उस आदमी को मारूंगा जिसने यहाँ मुझे फंसाया है। उसके बगल में ही जूलियट नाम का एक दूसरा कैदी उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, लेकिन यहाँ से भागने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इसके बाद उन सभी कैदियों को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर एक साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। वहां पर बहुत सारे कैदी थे, लेकिन जूलियट पापिलोन को एक खास आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस आदमी का नाम लुइस है और वो एक करोड़पति है, क्योंकि वह यहाँ आने से पहले करोड़ों रुपए के जाली कागजात बनाया करता था और अब भी उसने अपने पास ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे हैं। जूलियट
पापीलोन से कहता है, लेकिन वह यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उससे पैसे छीनने के लिए यहाँ के कैदी उसे मार डालेंगे। मेडिकल होने के बाद सभी कैदियों को जेल के कपड़े पहनाकर शहर के रास्ते से जेल ले जाया जाता है। अब यहाँ रास्ते में लुइस की बीवी एक वकील के साथ लुइस से मिलने आती है, जो लुइस से कहती है कि तुम परेशान मत हो, और वह लुइस से वादा करती है कि वकील की मदद से मैं तुम्हें कुछ ही हफ्तों में जेल से छुड़वा लूंगी। अब यहाँ सभी कैदियों को समुद्र में बनी जेल में ले जाने के लिए एक शिप में बैठाया जाता है, और जब सभी कैदी शिप में बैठ जाते हैं तब पापीलोन सीधा लुइस के पास आता है और लुइस से कहता है कि इस जेल में बहुत से खूंखार कैदी हैं जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं क्योंकि वो तुमसे पैसे छीनना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। मैं तुम्हारे सोते जागते हर वक्त तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनकर लुइस मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ मेरी सेफ्टी के लिए गार्ड्स हैं। लेकिन उसका ये भरम जल्द ही टूटने वाला था क्योंकि वह कभी जेल की वहशीपन से रूबरू नहीं हुआ था, और जैसे ही रात होती है तब सभी कैदी सो जाते हैं, लेकिन जब आधी रात होती है तब किसी आहट से लुइस की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि एक आदमी उसके बगल वाले कैदी का गला काटकर उसे मार देता है, और उस कैदी ने जो पैसे अपने पास छुपा कर रखे थे वह उससे छीन लेता है, और उन पैसों में से कुछ पैसे वह लंबा चौड़ा आदमी वहीं पर फेंक देता है। कुछ देर बाद वहां एक गार्ड आता है और उस लंबे चौड़े आदमी ने जो पैसे फेंके थे वह गार्ड उन पैसों को उठा लेता है। यह सब देखकर लुइस बहुत ज्यादा डर जाता है और अब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। लुइस समझ जाता है कि यहाँ उसकी जान को खतरा है क्योंकि उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, और उसने देखा कि यहाँ के गार्ड्स भी कैदियों के साथ मिले हुए हैं। सुबह होते ही लुइस सीधा पापीलोन के पास जाता है और पापीलोन से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। अब पापीलोन को जेल से भागने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह मान जाता है, और पापीलोन लुइस से कहता है कि जिस दिन मैं इस जेल से भागूंगा तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन लुइस मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता क्योंकि जल्द ही मेरी बीवी मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी। ये सुनकर पापीलोन लुइस से कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं छुड़ाने वाली है। ये कहकर पापीलोन वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वही लंबा चौड़ा कैदी इस बार लुइस को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कैदी लुइस को मार पाता तभी पीछे से पापीलोन आ जाता है और पापीलोन उस कैदी को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो उस कैदी को इतने बुरे तरीके से मारता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। फाइट के शोर शराबे से सभी कैदी जाग जाते हैं और शोर शराबे को सुनकर गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड्स वहां पर मौजूद सभी कैदियों के हाथ चेक करते हैं और जब गार्ड्स पापीलोन के हाथों को देखते हैं तो वो पापीलोन के हाथों पर मुक्कों के निशान देखकर समझ जाते हैं कि इसी ने उस कैदी को मारा है। अब सजा के तौर पर गार्ड्स पापीलोन को उल्टा करके बुरी तरह से जंजीरों से बांध लेते हैं और कुछ दिनों के लिए पापीलोन का खाना बंद कर देते हैं। पापीलोन सोच रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने लुइस को मार न दिया हो, लेकिन जब पापीलोन सजा से छूटकर बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि पापीलोन ने उस आदमी को इतने बुरे तरीके से मारा था कि उसकी पिटाई को देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा लुइस को कोई हाथ लगा सके। इसके बाद सभी कैदियों को शिप से उतारकर लाइन से जेल की तरफ ले जाया जाता है और कुछ ही देर बाद इन सभी कैदियों को जेल पहुंचा दिया जाता है। ये जेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो समुंदर के पीछे एक आइलैंड पर बनाई गई थी जहां से भाग पाना नामुमकिन था। यहाँ जेल का वार्डन सभी कैदियों को लाइन से खड़ा करके उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम में से काफी लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे होंगे और मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि यहाँ से भागते हुए मेरे गार्ड्स को तुम्हें मारने में मजा आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 2 गार्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे ऊपर 24 घंटे नजर रखेंगे और तुम उन्हें कभी चकमा नहीं दे सकते। एक है यहाँ का जंगल जहाँ पर तुम भूख और प्यास से मर जाओगे, और अगर किसी तरह तुमने जंगल्स को पार भी कर लिया तो तुम्हारा दूसरा दुश्मन है यहाँ का समुंदर और उसके अंदर घात लगाए शार्क्स जो तुम्हें पानी में जिंदा निगल लेंगे। वार्डन सभी कैदियों से कहता है कि मेरी बात को कान खोल कर सुनो, अगर तुमने एक बार भागने की कोशिश की तो तुम्हें 2 साल तक सेल में रखा जाएगा, दूसरी बार भागने की कोशिश की तो 5 साल, और अगर यहाँ किसी ने भी गार्ड्स की जान ली तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके सेल में लाया जाता है, लेकिन इस जेल में ज्यादा जगह न होने की वजह से बहुत सारे कैदियों को एक ही सेल में सोने के लिए रखा जाता है। पापीलोन देखता है कि इस जेल के कैदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जो बिना बात के मारने पर उतर आते हैं। इसलिए पापीलोन लुइस से कहता है कि यहाँ तुम अपना ध्यान रखना,
क्योंकि अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने, और एक दिन जेल के कई सारे कैदियों को माइनिंग में मजदूरी के लिए ले जाया जाता है, जिसमें लुइस और पापिलोन भी शामिल होते हैं। ये लोग वहाँ भारी भारी पत्थर उठाने का काम करते हैं। अब यहाँ लुइस जब काम कर रहा होता है तो उसके पैसे गिर जाते हैं, जिसके बारे में वह पापिलोन को बताता है। तब पापिलोन तुरंत से उन पैसों को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके वहां से निकलने का वही एक जरिया था। और कुछ देर बाद पापिलोन को वे पैसे मिल जाते हैं। पापिलोन वे पैसे वापस लुइस को दे देता है। ये सब देखकर लुइस को एहसास होता है कि वो फजूल में पापिलोन पर शक कर रहा था। तब लुइस पापिलोन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पैसे वापस दोगे। अब यहाँ लंच टाइम में लुइस अपनी वाइफ की पेंटिंग बना रहा होता है। पापिलोन जब इस पेंटिंग को देखता है तो वह लुइस से कहता है कि तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें यहाँ से निकाल लेगी। वह अभी तुम्हारे पैसों पर अय्याशी कर रही होगी, और अगर तुम बाहर गए तो उसका तुम्हारे पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए वह तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन लुइस कहता है नहीं, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। अब यहाँ ये लोग देखते हैं कि उनके बगल में एक कैदी मर चुका है और गार्ड ने उसका खाना उसके पेट के ऊपर रख दिया है। ये सब देखकर लुइस गार्ड को बुलाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ सेलर नाम का एक कैदी लुइस को चुपचाप रहने के लिए कहता है, जिसके बाद सेलर नाम का वो कैदी उस मरे हुए कैदी का खाना उठाता है और आधा हिस्सा पापिलोन को दे देता है। ये सब देखकर लुइस वहां से जाने लगता है, लेकिन तब पापिलोन लुइस को रोककर खाने के आधे हिस्से में से कुछ हिस्सा लुइस को दे देता है। अब यहाँ पर काम खत्म हो चुका था और गार्ड्स इन सभी कैदियों को वापस जेल ले जाने लगते हैं। और तभी पापिलोन देखता है कि एक ट्रॉली कीचड़ में फंस चुकी है, जिसमें कुछ औरतें और एक आदमी है। दरअसल यह सभी औरतें वेश्याएं होती हैं और वो आदमी उनका दलाल होता है, जो जेल के वार्डन के लिए वेश्याएं लाया करता था। अब उनकी ट्रॉली कीचड़ में फंसने की वजह से एक गार्ड कैदियों से कहता है कि धक्का लगाकर उनकी ट्रॉली को कीचड़ से बाहर निकालो। यह सुनकर पापिलोन को उस दलाल के पास जाने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। पापिलोन उस दलाल के पास जाकर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें $2000 दे दूंगा। ये सुनकर वो आदमी हंसता है और पापिलोन की शिकायत करने गार्ड को बुलाने लगता है। तब पापिलोन उसे कहता है कि 4000। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और कहता है कि 4000 नहीं, तुम्हें इस नरक जैसी जिंदगी से निकालने के लिए मैं पूरे 5000 लूंगा। पापिलोन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि ठीक है, मैं इतने पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तब वो दलाल कहता है कि मैं 3 दिनों तक यहाँ हूँ और मेरा बोट जेल के दूसरी तरफ है। अगर तुम 3 दिनों के अंदर वहाँ आ गए तब मैं तुम्हें इस जेल से दूर समंदर पार ले जाऊंगा। इसके बाद ये सभी कैदी जेल वापस आ जाते हैं और जब ये सभी अपने सेल में बैठे होते हैं तभी जेल के सायरन बजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि जेल से एक कैदी भाग गया है। ये सब सुनकर पापिलोन भी समझ जाता है कि इस जेल से भागना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो भाग सकता है तो मैं भी भाग सकता हूँ। अगले दिन सभी कैदी नहा रहे होते हैं, तभी कुछ कैदियों को पता चल गया होता है कि लुइस के पास ढेर सारे पैसे हैं, इसलिए वो कैदी लुइस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी पापिलोन उन्हें देख लेता है और लुइस पर हमला करने से पहले पापिलोन उनसे लड़ पड़ता है और काफी देर तक उनके बीच फाइट होती है। फाइट के दौरान लुइस एक टैंक के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद पापिलोन इन सभी को हरा देता है, लेकिन फाइट के दौरान पापिलोन को भी चोट आई थी। अगली सुबह वार्डन सभी कैदियों को लाइन से जमीन पर बिठा देता है और कहता है कि मैंने तुम सभी को कुछ रूल्स बताए थे, लेकिन तुम में से एक कैदी ने रूल तोड़ा है। दरअसल एक दिन पहले जब पूरे जेल में किसी कैदी के भागने की खबर फैल गई थी, उस कैदी को गार्ड्स ने पकड़ लिया, लेकिन भागने से पहले उसने एक गार्ड को मार दिया था। उस कैदी को जब सबके सामने लाया जाता है तो पापिलोन देखता है कि जिस आदमी की वो बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जूलियट था। अब रूल्स के मुताबिक वार्डन सभी के सामने जूलियट का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। ये सब देखकर सभी कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ वार्डन पापिलोन को जूलियट की बॉडी जंगल में फेंकने के लिए कहता है और जूलियट की बॉडी को पकड़ने के लिए अपने साथ एक साथी चुनने को कहता है। पापिलोन लुइस को चुनता है। इसके बाद पापिलोन और लुइस बॉडी को पकड़कर गार्ड के साथ जंगल में आते हैं। काफी देर तक जूलियट की बॉडी उठाने की वजह से लुइस थक चुका था, इसलिए लुइस नीचे बैठ जाता है। तब गार्ड लुइस को कोड़े मारकर बॉडी उठाने को कहता है, लेकिन लुइस गार्ड की बात नहीं मानता। तब वो गार्ड लुइस पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर पापिलोन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर उस गार्ड के सर पर दे मारता है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है। तब गार्ड्स भी उसका पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पापिलोन जल्द ही पास की नदी में कूदकर उनसे दूर चला जाता है और नदी से तैरते हुए सीधे उस दलाल के पास जाता है जो उसके किनारे पर बोट लेकर इंतजार कर रहा था। पापिलोन उस दलाल से कहता है कि चलो मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, लेकिन वो दलाल पापिलोन से पूछता है कि
मेरे पैसे कहाँ हैं। तब पपिलॉन उसे बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुम मुझे फ्रांस ले गए तो वहां मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर वह दलाल जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से पापिलॉन को गार्ड्स ने घेर लिया है। दरअसल यह दलाल जेल के वार्डन से मिला हुआ था। वो दलाल पापिलॉन से कहता है अगर तुम मुझे $5,000 दे भी देते तब भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जाता, क्योंकि वार्डन मुझे तुम्हारी तरह कैदियों को पकड़वाने के दोगुने पैसे देता है। इसके बाद गार्ड्स पापिलॉन को पकड़कर फिर से जेल में ले आते हैं और जब पापिलॉन को वार्डन के सामने लाया जाता है तो वार्डन उसे कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि जिस ऑफिसर पर तुमने हमला किया था उसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो मर जाता तो हम तुम्हारे साथ भी वही करते जो हमने उस कैदी के साथ किया था। अब जिस तरह वार्डन ने कहा था कि जो कोई भी जेल से भागने की कोशिश में पकड़ा जाएगा उसे 2 साल काल कोठड़ी में डाल दिया जाएगा, इसलिए रूल तोड़ने के लिए पापिलॉन को काल कोठड़ी में डाल दिया जाता है। काल कोठड़ी एक बहुत ही छोटी सी जगह थी जहां हर वक्त अंधेरा रहता था और यहाँ कैदी को पूरे 2 साल तक बिना किसी से बात किए अकेला रहना पड़ता था। अब यहाँ शुरू के कुछ दिनों में पापिलॉन नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं पापिलॉन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। साथ ही उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी दिया जाता था, जिसकी वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन वो अपने दरवाजे के निचले हिस्से से देखता है कि कुछ गार्ड्स एक मरे हुए कैदी को घसीट कर ले जा रहे हैं। ये देखकर पापिलॉन पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक ऑफिसर पापिलॉन के सेल में आता है। ये वही ऑफिसर था जिसे पत्थर से सिर पर मारकर पापिलॉन ने भागने की कोशिश की थी। वो ऑफिसर पापिलॉन पर काफी गुस्सा था और वो ऑफिसर पापिलॉन को बुरी तरह से मारकर चला जाता है। पापिलॉन की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। काफी लंबे टाइम से अकेले सेल में रहने की वजह से वह अपनी आवाज तक भूल चुका था। एक दिन पापिलॉन जब सो रहा था तब एक गार्ड उसके सेल में एक बाल्टी अंदर की तरफ धकेलता है। पापिलॉन जब उस बाल्टी को देखता है तो उसमें एक नारियल रखा हुआ था, साथ ही एक लेटर भी था, जिसे पढ़कर पापिलॉन समझ जाता है कि यह नारियल लोइस ने भेजा है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाकर पापिलॉन काफी खुश होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में पापिलॉन के शरीर में फिर से जान आ गई थी, क्योंकि अब हर रोज उसे एक नारियल लोइस भेजा करता था और पापिलॉन खुद को फिट रखने के लिए हर रोज एक्सरसाइज भी करता था। लेकिन उसके ये अच्छे दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाले थे, क्योंकि वार्डन को शक हो गया था कि इतनी भयानक जगह में रहने के बावजूद पापिलॉन दिन पर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। और एक दिन हर रोज की तरह पापिलॉन जब बाल्टी से नारियल निकालने जाता है तब एक दूसरा गार्ड आकर उस बाल्टी को दरवाजे से वापस बाहर निकालकर चेक करता है और उस गार्ड को अंदर वह नारियल मिल जाता है। ये सब देखकर वो गार्ड उस दूसरे गार्ड को मार डालता है जो पापिलॉन के लिए बकेट में नारियल लाया करता था। जिसके बाद वह गार्ड सीधे जाकर वार्डन को बुलाता है। वार्डन पापिलॉन के पास आकर उससे पूछता है कि तुम तक यह नारियल हर रोज कौन पहुंचाता था। पापिलॉन अपने दोस्त लोइस को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। वार्डन पापिलॉन से कहता है कि अगर तुमने उस आदमी का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारा यहाँ जीना और भी मुश्किल कर दूंगा। लेकिन पापिलॉन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, जिसके बाद सजा के तौर पर वार्डन उसका राशन आधा कर देता है। कुछ महीनों बाद वह जेलर फिर से पापिलॉन से मिलने आता है। इस बार वार्डन पापिलॉन के लिए सूप लाया था। बदले में वार्डन बस उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है। वार्डन को लगा कि वो कई दिनों से कुछ न खाने पर सूप को देखकर वो सब कुछ बता देगा, लेकिन पापिलॉन खुद सूप पीने के बजाय उल्टा चम्मच से वार्डन को पिलाने लगता है। अब यह देखकर वार्डन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वार्डन गार्ड से कहता है कि इसके सेल की लाइट हमेशा के लिए बंद कर दो। अब पापिलॉन के लिए यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था। एक तो अकेलापन और ऊपर से काले अंधेरे में टाइम का भी पता न चलना कि दिन है या रात। अब दिन पर दिन पापिलॉन की दिमागी हालत खराब होने लगती है और वह खुद से बातें करने लगता है। साथ ही उसे अजीब तरह के डरावने विजन्स आने लगते हैं। पापिलॉन इस नर्क जैसी जिंदगी से तंग आकर खुद को मारने की भी ट्राई करता है, लेकिन फिर वह ऐसा करने से रुक जाता है। इस तरह से काल कोठड़ी में रहते हुए पापिलॉन के 2 साल पूरे हो जाते हैं और इन 2 सालों में पापिलॉन की दिमागी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और जब गार्ड्स उसे बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि पापिलॉन की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद गार्ड्स पापिलॉन को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां उसे लोइस मिलने आता है। लोइस एक ग्रेजुएटेड इंसान होने की वजह से अब वो वार्डन के लिए जेल में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करता है और वार्डन अब लुइस से काफी खुश रहने लगा था। लुइस जब पापिलॉन को देखता है तो उसे अपना दोस्त एक स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा हुआ दिखता है। लुइस अपने दोस्त को इस हालात में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो पापिलॉन से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वो पापिलॉन से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मेरी वाइफ ने मुझे धोखा देकर उस वकील से शादी कर ली है और अब वह उसके साथ खुश है। ये सब सुनकर पापिलॉन हंसने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पापिलॉन पागल होने का नाटक कर रहा था। असल में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। लुइस उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो शायद इतना सख्ती कभी नहीं सह पाता और वार्डन को सब कुछ उगल देता। तब पापीलोन लोइस से कहता है कि ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब जब मैं सच बताने के बारे में सोचता था तब मुझे याद आता था कि तुम जैसा आदमी इन लोगों के टॉर्चर को झेल नहीं पाएगा। लोइस उसे कहता है कि हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन बस एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है और मुझे पता है कि जब तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे साथ है तो यहाँ से निकलने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लोइस पापीलोन को सेलर नाम के उस आदमी के बारे में बताता है जिसने कभी पापीलोन के साथ खाना आधा किया था। लोइस कहता है कि सेलर ने बाहर के एक आदमी से बोट का इंतजाम कर लिया है और संडे को वार्डन कुछ ऑफिसर्स के साथ जेल में मूवी देखने वाला है। जब वार्डन और गार्ड्स मूवी देखने में मसरूफ होंगे तब मौके का फायदा उठाते हुए हम जेल से भाग जाएंगे। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पापीलोन लोइस को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि डॉक्टर्स को लगे कि उसे फिर से दौरे पड़े हैं और वो उसे बेहोशी की गोलियां खिलाएं। और होता भी ऐसा ही है। जब डॉक्टर्स पापीलोन को बेहोशी की गोली खिलाते हैं तब पापीलोन उसे निगलता नहीं बल्कि अपने मुंह में रख लेता है और डॉक्टर के जाने के बाद पापीलोन अपने मुंह से बेहोशी की गोली निकाल कर जमा करने लगता है। रात को पापीलोन सैम नाम के एक लड़के के पास जाता है और पापीलोन उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। दरअसल इस जेल के जिस गार्ड के पास सभी लॉकर्स की चाबियां थीं, वह गार्ड सैम को पसंद किया करता था। इसलिए पापीलोन सैम से कहता है कि संडे को हम यहाँ से भागने वाले हैं और उस दिन तुम्हें जैसे तैसे करके उस गार्ड का ध्यान भटकाना है और उसकी चाबियां चुराकर हमें देनी है। सैम मान जाता है। अगले दिन सेलर भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है, जिसने पहले से बाहर बोट का इंतजाम कर रखा था, लेकिन अब उसे सिर्फ उस बोट के मालिक को पैसे देने थे। लेकिन सेलर के पास पैसे नहीं थे और वह पैसे लोइस उसे दे देता है। अब यहाँ पापीलोन लुइस को एक मैच बॉक्स में बेहोशी की गोलियां देता है जो उसने एक एक करके जमा की थी। पापीलोन लोइस से कहता है कि संडे को जब वार्डन और उसके साथ ही मूवी देखने में मशगूल होंगे तब तुम उनकी ड्रिंक्स में बेहोशी की ये गोलियां मिक्स कर देना, जिससे वे सभी बेहोश हो जाएंगे और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। अब लोइस जैसे ही वहां से जाने वाला होता है तभी एक कैदी लोइस पर हमला करके लोइस से वे बेहोशी की गोलियां छीन लेता है। ये सब पास खड़ा पापीलोन भी देख रहा था, लेकिन इस बार पापीलोन लोइस की मदद नहीं करता। वह देखना चाहता था कि बिना मेरी प्रोटेक्शन के वह इतने सालों से जिंदा कैसे है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लोइस बड़ी आसानी से उस कैदी से गोलियां वापस छीन लेता है। यह सब देखकर पापीलोन काफी खुश होता है। अब लोइस पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ के माहौल ने उसके डर को खत्म कर दिया था। अब वह रात आ जाती है जिस रात ये लोग यहाँ से भागने वाले थे, जिसके बाद ये चारों अपने प्लान को अंजाम देने के काम पर लग जाते हैं। अब जब सभी कैदी और वार्डन मूवी देखने में बिजी होते हैं तब लोइस जल्दी से उनकी ड्रिंक्स में वे बेहोशी की गोलियां मिक्स कर देता है। दूसरी तरफ सैम उस गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ लुइस वार्डन और वहां मौजूद ऑफिसर को ड्रिंक सर्व कर देता है, जिसे पीने के बाद वो कुछ ही मिनटों में कभी भी बेहोश हो सकते थे। वही सैम जिस गार्ड को बाथरूम की तरफ लेकर गया था वहां अंदर पहले से पापीलोन मौजूद होता है। अब बाहर मूवी चलने के शोर का फायदा उठाते हुए पापीलोन पीछे से आकर इस गार्ड के सर पर लोहे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन कुछ गार्ड्स ऊपर से आने वाले शोर की आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद एक गार्ड ऊपर देखने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी वो दवाई असर दिखा देती है और वो गार्ड्स और अंदर मूवी देखने वाले ऑफिसर सभी बेहोश हो जाते हैं। अब ये इनके लिए अच्छा मौका था यहाँ से भागने का। अब प्लान के मुताबिक ये चारों जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से बिजली भी चली जाती है। अब अंधेरे में ये चारों जैसे तैसे करके जेल की दीवार पर चढ़ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो सभी एक एक करके दीवार से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन जब लुइस की कूदने की बारी आती है तभी लाइट दोबारा से आ जाती है। अब पकड़े जाने के डर से हड़बड़ाहट में लुइस गलती से एक पत्थर पर कूद जाता है, जिससे उसकी पैर में काफी गहरी चोट आती है। अब लुइस चलने की हालत में नहीं था, इसलिए सेलर कहता है कि इसे चोट लगी है, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन पापीलोन लुइस को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए पापीलोन सैम की मदद से लुइस को कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद एक आदमी इन पर बंदूक तान देता है। तब सेलर कहता है कि डरो मत, ये वही आदमी है जो हमें समुंदर पार करने के लिए बोट देगा। जिसके बाद ये चारों बोट में बैठकर जेल से फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, क्योंकि अब इन्हें समुंदर का सामना करना था। अब इनकी जो बोट थी वो काफी छोटी थी, इसलिए बोट 4 लोगों का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस वजह से बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। ये सब देखकर सेलर कहता है कि हमें इस बोट से वजन कम करना होगा, और वैसे भी लुइस किसी काम का नहीं और ऊपर से उसका एक पैर भी नाकारा हो गया है, इसलिए हमें लुई को पानी में फेंक देना चाहिए, जिससे बोट का वजन कम हो जाएगा और हम तीनों की जान बच पाएगी। लेकिन पापीलोन ऐसा
ऐसा करने से मना कर देता है। ये सुनकर सेलर गुस्सा हो जाता है और लुई पर हमला कर देता है। तब पापीलोन सेलर को रोकने के लिए सेलर से लड़ने लगता है, लेकिन सेलर पापीलोन पर भारी पड़ रहा था और जैसे ही सेलर पापीलोन का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से लुई सेलर पर चाकू से कई बार वार करके सेलर को मार डालता है, जिसके बाद ये तीनों सेलर की बॉडी को समुद्र के पानी में फेंक देते हैं। लुइस ने पहली बार किसी का खून किया था, जिससे वो सदमे में चला जाता है, लेकिन पापीलोन उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हें मार डालता। सेलर को पानी में गिराने के बाद बोट का वजन भी नॉर्मल हो चुका था और अब ये लोग इस हादसे से अच्छी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा है और अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तूफान से बचने के लिए क्या किया जाए। इसलिए ये लोग ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़कर बोट से चिपक कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग तेज तूफान की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें पापीलोन बेहोश हो जाता है और पापीलोन को जब होश आता है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। दरअसल तूफान से टकराने के बाद ये तीनों यहाँ के आदिवासी लोगों को बेहोशी की हालत में मिले थे और उन्होंने इनकी ट्रीटमेंट की। पापीलोन जब बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक नन मिलती है। पापीलोन उस नन से अपने साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर नन उसे बताती है कि वो सभी सुरक्षित हैं और उन्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। नन जानती थी कि ये तीनों कहां से आए हैं, पर वो नन पापी से कहती है कि ऊपर वाला इन्हें माफ कर देगा। इसके बाद पापी समुद्र के पानी में नहाने जाता है। इतने सालों के बाद वो खुली हवा में सांस ले रहा था और यहाँ उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद पापीलोन लुइस के पास जाता है और लुइस से कहता है कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोगों को पता है कि हम जेल से भागे हुए कैदी हैं और हम यहाँ पकड़े जा सकते हैं। लेकिन लुइस और सैम यहाँ से जाने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद पापीलोन अकेला यहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये देखकर पापीलोन भागकर लुइस के पास आता है और उसे तुरंत यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से भागने ही वाले होते हैं तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है और उनके सामने सैम को गोली मार देते हैं। यहाँ लुई पापीलोन से कहता है कि जब तुमने पुलिस को देखा तो तुम्हें मुझे बचाने के बजाय भाग जाना चाहिए था। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि पुलिस को इनकी खबर उस नन ने दी थी, जिसके बाद पापीलोन को पकड़कर फिर से जेल में लाया जाता है और रूल्स के मुताबिक दूसरी बार भागने के लिए उसे 5 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पापीलोन वो पहले वाला पापीलोन नहीं रहा, बल्कि अब वो एक जिंदा ढांचा बन गया है और पापीलोन अब बूढ़ा हो चुका है। जिस दिन उसे पकड़ा गया था उस दिन के बाद से उसे हमेशा काल कोठरी में ही रखा गया ताकि ये दोबारा कभी भागने की कोशिश न करे। और आज पापीलोन के काल कोठरी में 5 साल पूरे हो गए थे, इसलिए जेल का वार्डन उसे खुद देखने आता है। वार्डन देखता है कि पापीलोन अभी तक जिंदा है और उसे कहता है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर तुम्हारे जितनी बर्दाश्त होती है। वार्डन उससे पूछता है कि तुम आखिर किसकी तलाश कर रहे हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर उम्मीद अभी भी बची हुई है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? लेकिन पापीलोन वार्डन को कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं और पापीलोन को ले जाते वक्त वार्डन उसे देख रहा होता है। इसके बाद गार्ड्स पापीलोन को एक बोट में बिठाकर दूसरे जेल में शिफ्ट करने ले जाते हैं, जिसका नाम डेविल्स आइलैंड है। ये एक ऐसी जेल थी जो समुद्र के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर बनाई गई थी, जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग न सका, क्योंकि इस टापू के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ इस जेल में कैदियों पर नजर रखने के लिए कोई गार्ड भी नहीं था, वो बस उन्हें हर हफ्ते थोड़ा सा राशन देने आते थे। पापीलोन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग पागल हो गए थे और तभी पूरे 5 साल बाद पापीलोन अपने जिगरी यार लुइस को देखता है। दरअसल 5 साल पहले वार्डन ने लुइस को सजा काटने के लिए इस जेल में भेज दिया था। लुइस पापीलोन को देखकर काफी खुश होता है। इस तरह से इस जेल में पापीलोन को कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जब वो समुद्र की तरफ देख रहा होता है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर लुइस को नींद से जगाता है और उससे कहता है कि मैंने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। जिसके बाद ये दोनों समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पापीलोन एक नारियल उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है और वो नारियल पानी के ऊपर तैरने लगता है। ये देखकर पापीलोन लुइस से कहता है कि इस आइलैंड पर ढेर सारे नारियल हैं, अगर हम इन नारियलों को इकट्ठा करके एक राफ्ट बनाएं और उसे पानी में फेंक दें तो समुद्र की लहरें हमें अपने साथ बाहरी किनारे पर ले जाएंगी। लुइस को यह आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद ये लोग नारियल को बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं और फिर ये लोग नारियल की बोरियों को लेकर चट्टान के किनारे पर आते हैं, जहाँ पापीलोन दोनों बोरियों को बांधकर एक राफ्ट बना लेता है। अब बस इनकी कूदने की देरी थी, लेकिन यहाँ लुइस जब अपनी हालत देखता है तो वो पापीलोन से कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। पापीलोन उसे वजह पूछता है, तब लुइस उसे बताता है
कि तुम्हारा यहाँ से जाना जितना जरूरी है, शायद उतना जरूरी मेरा यहाँ रुकना है, क्योंकि अब बाहर की दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जिंदगी का आदी हो गया हूँ और मुझे पता है कि अब वहाँ मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। पापीलोन समझ जाता है कि लुइस यहाँ रहकर ही खुश रहेगा, जिसके बाद वो जोर से लुइस को गले लगाकर रोने लगता है और आखिरी बार लुइस को अलविदा कहता है। अब पापीलोन अकेला ही यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। तब लुइस चुपचाप शांति से पापी को देख रहा होता है। लुइस यहाँ पर कई सालों से था और उसे पता था कि इतनी ऊंचाई से कूदने वाला आदमी कभी जिंदा नहीं बचा, लेकिन वो पापी को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि जो आदमी इस हालत में भी यहाँ से भागने के बारे में सोच सकता है, उसके लिए उसकी आजादी की कीमत उसकी जान से ज्यादा है। लुइस को ये बात 100% कंफर्म थी कि यहाँ से कूदने के बाद पापीलोन मारा जाएगा। अब यहाँ पापी पहले राफ्ट नीचे फेंकता है, जिसके बाद वो खुद पानी में छलांग लगा देता है। पापी के पानी में जाने के बाद लुइस उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पापी दिखाई नहीं देता, जिससे लुइस समझ जाता है कि पापी मर गया है। लेकिन तभी लुइस को पापीलोन की आवाज सुनाई देने लगती है। लुइस देखता है कि पापीलोन जिंदा है। ये देखकर लुइस खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह उसे आखिरी बार अलविदा कहता है, जिसके बाद पापीलोन खुद को समुंदर के हवाले छोड़ देता है और समुंदर की लहरें उसे धीरे धीरे बाहरी दुनिया की तरफ ले जाने लगती हैं। मूवी के एंड में हम पापीलोन को एक जहाज में देखते हैं। अब पापीलोन काफी बूढ़ा हो चुका था और पापी अभी भी एक जेल से भागा हुआ कैदी था, जिसकी तलाश में अभी भी पुलिस घूम रही थी। पापीलोन सीधा फ्रांस के एक पब्लिशर के पास जाता है और उसे अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। पब्लिशर पापी की पूरी स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और पब्लिशर एक बुक में पापीलोन की पूरी स्टोरी छपवा देता है। इसके बाद हमें असली पापीलोन की तस्वीर दिखाई जाती है। पापीलोन की इस किताब के छपने के बाद पूरी दुनिया पापीलोन की स्टोरी जान चुकी थी और फिर 1970 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने पापीलोन को बेगुनाह करार दे दिया और उसे वापस अपने मुल्क फ्रांस में आने की परमिशन दे दी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।